अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरेबिया की। ये किस कदर मुफीद दौरा रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वतन वापस पहुंच गए हैं। जो उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वहाँ पर ख़िताब किया, उसमें उनका कहना था कि सऊदी अरब और UAE अगर पाकिस्तान की मदद ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। कुछ आम इशूज़ हैं जो एड्रेस किए हैं। फिर उसके साथ साथ सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान टेलीविज़न को एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने अपना किरदार अदा करने की, पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को कम करने में अपना किरदार अदा करने के हवाले से मदद की पेशकश की है बाज़ाब्ता तौर पर। और साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वहाँ उम्रे की सआदत भी हासिल की, मुलाकातें भी हुई। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में इस दौरे को देखा जाए जहाँ पर कुछ ऐसी इतलात भी थी कि शायद उतने आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के, या शायद मोहम्मद बिन सलमान उतने खुश नहीं हैं पाकिस्तान से। क्या वो बर्फ़ पिघली है इस दौरे के बाद? क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं जो मुतवक्के हैं, और हालात किस सिमत में जाएंगे? मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस इशू के अराउंड बात करें। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम इशू है जो ओवर द वीकेंड हमने डेवलपमेंट देखी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जिनका नाम निकालने की बात की गई और फिर उनको वतन से बाहर जाने की इजाज़त दी गई। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ पर उनको रोक लिया गया और अब हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया है कि वो इस फ़ैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं। इस पर नून लीग के मुख्तलिफ बयानात ओवर द वीकेंड आते रहे हैं। ये मूव के किस तरह से उनको रोका गया, किस तरह से वो फ़ौरन फ़ैसला आने के बाद यहाँ से जा रहे थे, और क्या उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब की तरह जाकर वापस नहीं आना था या वो वापस आने की गर्ज से जा रहे थे। ये तमाम तर चीज़ें हैं। और फिर जो हुकूमत का फ़ैसला चैलेंज करने की बात है, ये भी इंतहाई अहम है। मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनके साथ मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए जनरल साहब, कैसे देखते हैं आप इस दौरा सऊदी अरब को? बहुत सारी बातें चल रही थी और फिर अब ये दौरा हुआ है। इमरान खान साहब बज़ाहिर बड़े मशकूर नज़र आते हैं, लेकिन बिलावल साहब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो जो $3 अरब थे वो आपने क्यों वापस किए, कैसे वापस किए, ज़रा उसकी तफसीलात अवाम के साथ शेयर करें। एक तो वो है सर जो सामने नज़र आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पसे पर्दा हैं। मैं चाहूँगा जो पसे पर्दा है ज़रा उन पर रोशनी डाल दें कि वो क्या मामलात थे और अब इस दौरे के बाद कितनी चीज़ें वाज़ेह हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि सऊदी अरेबिया ने यही हुकूमत जब आई है शुरू में तो बड़े मुश्किल हालात में मदद की, और शायद उनकी तवक्कुआत भी हों हमसे भी उसी तरह। और आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया और बड़ी अच्छी बातें की कि मैं आपका सफ़ीर हूँ सऊदी अरेबिया में, कैदी भी छोड़े, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी एक उन्होंने उसका भी ऐलान किया। लेकिन बाद में शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बयान दिया वो बयान अपने लिहाज से तो दुरुस्त था, क्योंकि पाकिस्तान को एक फ्रस्ट्रेशन थी और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं बाहर आ गई जो कि वो इस तरह होना नहीं चाहिए था। लेकिन उसके बाद फिर लगातार गलतफहमियां पैदा हुई। सऊदी अरेबिया ने वो $3 बिलियन अपना वापस मांग लिया, वो दे दिया। ताल्लुकात लगता था कि इन्हतात पजीर है। लेकिन अब सऊदी अरेबिया की तरफ से ही ये एक तो ये इनविटेशन प्राइम मिनिस्टर को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों को इनविटेशन सऊदीज ने दी, ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट नहीं थी। और फिर इसके साथ ये भी ज़हन में रखिए कि एक वक्त पे सऊदी अरेबिया की पॉलिसी जो उन पर मुकम्मल छाप थी अमेरिका की, इजराइल की और इंडिया की। अब उसी अगर तनाजर में आप देखें तो कतर को उन्होंने धत्कारा, टर्की से उन्होंने रिलेशनशिप खराब की, पाकिस्तान से कर ली, यानी एक तरह वो मुस्लिम दुनिया से कट ऑफ होते जा रहे थे। उनकी पॉलिसीज ऐसी थी। यमन में वो अकेले लगे हुए थे UAE के साथ और वो फंस गए थे वहां पे। आज वहां से जान छुड़ाना चाहते हैं, रास्ता नहीं मिलता और मुश्किलात उनको बहुत सारी आई, क्योंकि अमेरिका ने अपना रुख बदला। और जब बाइडन की हुकूमत आई तो उन्होंने यमन की जंग को ह्यूमन राइट्स वायलेशन करार दे दिया और सऊदी अरब को कहा कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं। यमन को कहा कि हम मामला आपका सीधा करा देते हैं। तीसरे उन्होंने सऊदी अरेबिया को वेपन देने से इनकार कर दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां उन्होंने रियलाइज किया। और फिर इस पे सऊदीज ने बड़ी कोशिश की कि अमेरिका में खशोगी के कत्ल का केस ना चले, लेकिन वो भी चल निकला। वहां पे खशोगी की मंगेतर जो कि टर्किश है खातून, उसने वहां पे केस किया और वो बाकायदा तौर पे केस चल निकला। तो ये नजर आ गया उनको
कि ये जो सहारा अमेरिका और इजराइल इंडिया वगैरह का लिया गया, ये उनको इस्लामी दुनिया से तो दूर कर गया, लेकिन जो फवायद देना चाह रहे थे वो मिले नहीं। तो लिहाजा एक कोर्स करेक्शन शुरू हुआ। आपने देखा कि उन्होंने कतर के साथ पहले मामला सीधे किए, ठीक किए, फिर उन्होंने टर्की को भी तैयब उर्दगान को कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि जी हम आपसे ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं। ईरान के साथ खुफिया बातचीत ऑलरेडी इराक में इराकी वजीर आजम की कोशिशों से वहां उनके नुमाइंदे बात करते रहे हैं, 2 दफा सिटिंग हो चुकी हैं, और खुल के फिर उन्होंने इंदिया दिया कि हम ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। सऊदीज ने अपना स्टांस बदल लिया, जो इतना यानी, और वो उनको नजर आ रहा है कि उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका दोबारा अपना मुआहदा, जो ट्रंप के वक्त में उनको अमेरिका और ईरान की टेंशन नजर आ रही थी, वो खत्म होती नजर आ रही है कि जो बाइडेन जो है वो कीन है कि किसी न किसी तरह ईरान से मुआहदा कर दिया जाए, पाबंदियां हट जाएं और ईरान खित्ते में फिर अपना एक रोल अदा करना शुरू करे। अब खित्ते में ईरान, चाइना, पाकिस्तान, इनका रोल नजर आ रहा है। तो वो जब सबके साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो उनका एक बहुत रिलायबल अरसा दराज से एक, तो यानी कि जन साहब ये कंप्लीटली एक पूरी की पूरी शिफ्ट है सऊदी अरब की पॉलिसी में, और उसी के तहत पाकिस्तान ये शिफ्ट है, ये बिल्कुल शिफ्ट है। राइटली आप देखिए, बिल्कुल सही पॉइंट। शहजादा की पॉलिसी ऐसी थी कि पाकिस्तान खुद उसको मजबूर नहीं कर सकता था कि हम इस तरह चाहते हैं आप इस तरह करें, नहीं, बिल्कुल सही। उन्होंने इंडिया, मैं सर जन से पॉइंट आगे बढ़ते हुए जरा मैं मोहसिन बेग साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। इम्तियाज गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी वेलकम कहूँगा। मैं बेग साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को, कितना मुफीद है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के लिए अब आगे चलकर? बहुत शुक्रिया अरसलान। बेसिकली जनरल साहब ने काफ़ी हद तक कर दिया। तरफ से जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो तो उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है, बहुत पुराने हैं, बहुत रिलायबल थे। बीच में जैसे जनरल साहब ने एक्सप्लेन किया, कुछ ऐसा हुआ, सऊदी हरारकी जो है वो नाराज नजर आ रही थी पाकिस्तान से। नेचुरली अभी जिस तरीके से उनको इनवाइट किया गया, पहले अस्करी क़यादत गई, उन्होंने शायद मेरे ख्याल में कोई ग्राउंड बेहतर की होगी। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि तल्लुकात खराब ही नहीं होने चाहिए थे। हमें नेचुरली इन अलाइज के साथ, सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, ये हमारे बहुत पुराने अलाइज के साथ हमेशा से आपके रिलेशनशिप अच्छे रहने चाहिए। और जो डिप्लोमेसी है वो इसी बात का तकाजा है। अगर कोई चीज हो जाए तो आप पब्लिक में स्टेटमेंट नहीं देते, जैसे आप महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि वहाँ किंगशिप है, वो ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं ये छोटी सी बात पे भी नाराज हो जाते हैं। आपको ख्याल अब क्योंकि इस दौरे को कामयाब तो सारे ही कह रहे हैं, तो इसके असरात क्या निकलेंगे फ्यूचर में, क्योंकि जब सऊदी प्रिंस यहाँ आए उन्होंने भी $20 बिलियन प्लस करने की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात की, लेकिन मेरा ख्याल में कोई एक चीज भी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी और ना ही वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई। उसमें शायद हमारे अपने लोगों का कसूर था कि वो प्रोजेक्ट जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हम उसको मजीद आगे लेके नहीं चल सके। तो अभी सोशल मीडिया पे या जो ये ज़कात फतराना वगैरह का था, वो थोड़ा सा देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, नो डाउट हमारे हुक्मरानों ने ऐसा तस्वीर रखा कि फाइनेंशियल हालात इतने बेहतर नहीं है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट है वो रहनी चाहिए, बजाय इसके कि हम भी चंदा मांगने जाएं और फितराने के पैसे भी पाकिस्तान ले। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे पाकिस्तानियों की और अपने मुल्क की इज्जत जो है उसको मदूद खात में रखना चाहिए और उसको बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। रिलेशनशिप में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे बहुत पुराने तल्लुकात हैं इनसे। तो एक हमारा रिलीजन बेस के ऊपर भी एक टच है कि हम तो उनके खिलाफ जा ही नहीं सकते। तो बेसिकली आने वाले दिनों में चीजें जब खुलेंगी तो पता चलेगा कि कितना फ्रूटफुल था। अभी तो ज़ाहिर तो यही लग रहा है जी, बहुत अच्छा, सब चीजें जिस तरीके से वेलकम किया गया या जिस तरीके से ये लोग सारे वहाँ गए, पूरी गवर्नमेंट वहाँ पे थी। तो आने वाले दिनों तक इंतजार करना चाहिए। राइटली सर, इसके असरात कुछ वक्त दरकार होगा, ज़ाहिर है इसके असरात हमें यकीनन वक्त के साथ पता चलेंगे। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर हम इम्तियाज़ गुल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। इम्तियाज़ गुल साहब, आपसे जानना चाहूँगा आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को। अबव ऑल एक और चीज़ पर भी ज़रूर अपनी राय दे दीजिए। जो हाल ही में ईरान के हवाले से सऊदी अरब के स्टेटमेंट्स हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस थी दोनों ममालिक की, लेकिन अब वो शायद वहाँ पर भी अपने ताल्लुकात कुछ बेहतर करने के बारे में शायद सऊदी अरब सोच रहा है। कैसे देखते हैं आप इस सारी मूव को? और जिस तरह जनरल साहब बता रहे थे कि एक पूरी शिफ्ट है पॉलिसी में सऊदी अरेबिया की, आप वाकई इसको ऐसे देखते हैं? देखिए, शिफ्ट तो काफ़ी हद तक है, क्योंकि नई नस्ल सामने आई है मोहम्मद बिन सलमान की सूरत में, और उन्हें इस अमर का भी एहसास हो गया है कि उनकी जो तवील रफ़ाकत थी अमेरिका के साथ, उसकी अपनी एक शेल्फ़ लाइफ थी। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं जमहूरियत के हवाले से, हुकूक इंसानी के हवाले से। उनके जियोपॉलिटिकल मफादात तो जुड़े तो रहेंगे काफ़ी अरसे तक, क्योंकि अमेरिका चाहेगा कि सऊदी अरब को बहुत नाराज़ ना करे इसराइल की वजह से, क्योंकि इस सऊदी अरब के अपने बहरहाल एक बड़ा बासर हल्का है इस्लामी ममालिक के अंदर। लेकिन MBS की सोच बड़ी वाज़ेह है, और वो ये है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं इस खित्ते में, जो ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। और इसी वजह से उनकी ख्वाहिश है कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर हों, क्योंकि इसको कहते हैं कि एक्सटेंडेड कम्युनिटी ऑफ नेबर्स। अगर एक्सटेंडेड कम्युनिटी जो है वो उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं, आपस में कारोबारी कनेक्टिविटी हो जाती है, तो फिर उनका इन्हिसार यूरोप पे और अमेरिका, और जो शुमाली अमेरिका जिसको कहते हैं नॉर्थ अमेरिकास, उस पे कम हो जाता है। और उसकी वजह से शायद उनकी ये भी ख्वाहिश हो कि किसी न किसी तरीके से चीन के साथ भी रवाबित को बढ़ाया जाए। अब ये दो बड़े ममालिक यानी मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब कोशिश कर रहे हैं एक तरफ कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कुछ मामूल की तरफ लौट जाएं, दूसरा ये भारत और चीन के दरमियान भी शायद कोई राब्ते का किरदार अदा करें, क्योंकि अब इन तमाम के इकनॉमिक इंटरेस्ट, मुआशी मफादात जुड़े हुए हैं। और न सिर्फ सऊदी अरब अपने मुआशी मफादात को स्टैगर करना चाहता है, यानी कि उनके ताल्लुका मफादात सिर्फ अमेरिका के साथ और अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो अमेरिका में उसके साथ ना जुड़ी रहें, बल्कि अब ईस्ट की तरफ उनकी इन्वेस्टमेंट्स का रुख बढ़े। यही काम मुत्तहिदा अरब अमारात करना चाहता है, और उनके लिए दो बड़ी मार्केटें हैं, भारत है और चीन है। और इसीलिए वो मेरा ख्याल है कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत को बढ़ावा दे के इकनॉमिक कनेक्टिविटी के लिए राह हमवार करें, भले वो जैसे भी हो। और इसमें एक बहुत बड़ा सबक है ख़ुद पाकिस्तान की क़यादत के लिए भी, कि हम लिप सर्विस यानी ज़बानी जमा खर्च तो कर रहे हैं कि जी हमारा जो फोकस है वो सिक्योरिटी की बजाय अब जियो इकनॉमिक्स पे चला गया है। लेकिन इन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि जियो इकनॉमिक्स की खातिर पाकिस्तान के अंदर खुद ब्यूरोक्रेसी को, हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, उसमें बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां लाने की। गुल साहब, मैं एक चीज़, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जानना जो चाहूँगा वो ये कि सऊदी अरब पाकिस्तान पर तो अपना इन्फ्लुएंस रखता है, असर रसूख रखता है, आया इसी हद तक का असर रसूख वो भारत और चीन पर भी रखते हैं कि वो ये किरदार अदा कर सकें? देखिए, मुझे चीन का और सऊदी अरब का नहीं पता है, लेकिन जो मैंने कोशिश की है वाज़ेह करने की, सऊदी अरब मालदार मुल्क है, मुत्तहिदा अरब अमारात मालदार मुल्क है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स अब ईस्ट की तरफ लाना चाहते हैं, और वो इसी सूरत में आ सकती हैं जब इस खित्ते में कशीदगी ना हो। और ये जो दो बड़े ममालिक हैं, मतलब इंडिया भारत की तरफ झुका हुआ है, चीन जो है वो पाकिस्तान पे किसी हद तक तकिया कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, जिसके तहत CPEC चल रहा है। तो इसमें जो बात हमें याद रखने वाली है कि अब तमाम तर फोकस इन लोगों का अपनी सरमाकारी और अपने तवील मयाद इक़्तिसादी मफादात को पार्क करना है इस इलाके में, ताकि यहाँ पे कोई धौंस धांधली, कोई सैंक्शंस जो होते हैं ना वक्तन फ़वक्तन, जिस तरह ईरान पे पाबंदियाँ लगी तो उनके कई अरब डॉलर जो थे वो फंस गए अमेरिका में। तो मैं इन सब मुल्कों को पता है कि रफ्ता रफ्ता होना यही है। इसीलिए बेहतर ये होगा कि एशिया के अंदर जितनी भी क़ुव्वतें हैं वो इकट्ठी हों, कारोबारी रवाबित मरासिम जो है एक दूसरे के साथ बढ़ाएं। उसके लिए हमें भी इस मौके से फ़ायदा उठाना होगा। खुदा करे कि ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को कोई एक्सपर्ट लोगों में को लाया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई और मज़ीद एक्सपर्ट लोगों को, ये बाबूक्रेसी के ज़रिए हम इक़्तिसादी मौक़े जो नए पैदा हो रहे हैं उनसे कतन फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। मैं अभी दुबई से होके आया, बेग साहब भी जाते रहते हैं बड़ी बाकायदगी से, वहाँ जाके बड़ी शर्म आती है कि हम इतना सा एक मुल्क है
उसको उन्होंने एक जदीद रियासत के तौर पे बना दिया। पता ही नहीं लगता कि आप किसी अरब मुल्क में हैं। शराब भी चल रही है, हर किस्म का काम वहाँ पे हो रहा है, रोज़े भी लोग रख रहे हैं और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या वजह है कि उन्होंने मजहब को और सियासत को अलग रखा। अपनी तमाम मैनेजमेंट उन्होंने गैर मुल्की बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स हैं यूरोप की, अमेरिका की, उनके हवाले कर दी। खुद उनसे कहा कि आप हमें मंसूबे बना के दें, हम उसको अप्रूव करेंगे और आप उसको इम्प्लीमेंट करें। हमारे यहाँ एक इमरजेंसी का प्रोजेक्ट था, मिसाल के तौर पे गवादर में बिजली घर का 300 मेगावाट का, उस पे 5 साल हो गए हैं। अब कहीं जाके महीना पहले उसके ऊपर दस्तखत हुए हैं, बाकायदा उसके जो टैरिफ है कि कितना होगा, उस पर हमारी बाबूक्रेसी का ये हाल है जो प्रो अमेरिका है और एंटी चाइना है कि उन्होंने फंसाए रखा उसको। और जो गवादर के पास बिजली नहीं और आप उसको कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर है और यहाँ पे दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट होगी। वो बाबा वहाँ पे बिजली होगी और पानी होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट होगी ना, फिर इंडस्ट्रियल जोन चलेगा। तो ये हमें पाकिस्तान के अंदर भी जो दुबई वाला मॉडल है, जो सिंगापुर का मॉडल है, वो अपनाना होगा। ये हमारी बाबूक्रेसी से ये काम चलने वाला नहीं है, ना ही हम इन मुआशी मौके से फ़ायदा उठा सकते। राइटली सेड। मैं गुल साहब बड़ी तफसील से आपने मामले पर रोशनी डाल दी। मैं एक ब्रेक की जानिब बढ़ूँगा और ब्रेक से वापस आकर हम ज़रा कुछ बात करेंगे जो डेवलपमेंट रही ओवर द वीकेंड शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, और फिर हुकूमती जो मौक़िफ़ है, ये क्या मामला है, किस तरह से हुआ, फिर किस तरह से रुक गए और अब कैसे चैलेंज करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पर तीनों मेहमानों की राय लें। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। जन साहब, मैं अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जानना चाहूँगा। अदालत का फैसला आया, फ़ौरन से पहले टिकट बुक हुई, वो एयरपोर्ट पहुँच गए, फिर वहाँ पर उन्हें रोक लिया गया। नून लीग का शदीद एहतजाज है इस बात पर और गवर्नमेंट ये मौक़िफ़ रखती है कि हम इस मामले को अदालत में अब चैलेंज करेंगे। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? ये क्या मामला है सर? असान, अगर इजाजत दो तो मैं जरा पिछली जो बात चली थी उस पर 2-1 बातें कह दूं, फिर मैं इस पे आ जाता हूँ। सर प्लीज़ क्विकली, मेरे पास वक्त महदूद है। जी मैं जल्दी। देखिए, बात यह है कि दुबई मॉडल, बिल्कुल आई एग्री, जो मैं इम्तियाज भाई बात कर रहे हैं, बड़ी दुरुस्त बातें की हैं, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत मुख्तलिफ जगह है। यहां पे हमें जो फैसला करना है मजहबी जमातों की न्यूसेंस वैल्यू को सामने रखते हुए करना है। ये बेशक इलेक्शन में एक वोट ना लें, लेकिन 2-3 स्लोगन ऐसे हैं कि इसके जरिए ये आग लगाना चाहे तो खैबर से लेकर कराची तक लग जाती। तो आप फैसला यहां पे कर ही नहीं सकते कोई ऐसा जो आपको दुबई टाइप हो या किसी और टाइप, ये तो आपको ले बैठेंगे। ये रियासत जो है ये बिल्कुल जमूद का शिकार हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि यानी कि रियासत इनके आगे मजबूर है जनसा, इन नासिर बड़ी मजबूर है। यहां तो हालात ही बड़े मुख्तलिफ हैं भाई। फिर सऊदी जो हैं वो एक्सटेंडेड नेबरहुड अपनी ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके ऊपर इंडियन इंपैक्ट ऐसा है। इंडिया दुनिया का 2nd हाईएस्ट बायर है उनके क्रूड ऑयल का। वो डाइवर्सिफाई करते अपनी अगर खरीद को कहीं, तो सऊदीज को झटका लग जाता है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी अब इंडियंस के रहमो करम पे है, क्योंकि वहां पे उनकी रिफाइनरीज बन गई। दूसरा यह है कि अगर स्टैंडर्ड नेबरहुड ठीक करनी है, उससे ताल्लुकात दूसरों के ठीक कराने, तो सबसे पहले तो अपने ईरान के साथ करते हैं। इस नेबरहुड में तो उनके गले में हड्डी फंसी हुई है ईरान की। तो उनकी प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि किसी तरह ये बाकी के मुल्कों के साथ ठीक हो, तो ईरान के ऊपर इंपैक्ट लाके उसको ठीक कराया जाए। और चाइना के साथ ताल्लुकात बनाने की भी कुंडी उधर ही है। जब पाकिस्तान और ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे तो चाइना के साथ उनकी बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो हो गया उसका। ठीक। अब आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का सारा मसला ही गलत था। जिस उजरत में, जिस तरह, एक इंतहाई, मैं समझता हूं कि अफसोस होता है, शर्म आती है जिस तरह यह फैसला किया गया। अब जब फैसला करते हैं हुकूमत की किसी पॉलिसी के खिलाफ, तो क्या हुकूमत को हक नहीं है कि वो उसके खिलाफ अपील कर सके? अगर वो भी राइट नहीं देते, आप हुकूमत को सुनते ही नहीं है, तारीख आप देते हैं, कहते हैं जी अच्छा जुलाई की फलां तारीख को केस सुना जाएगा, अभी आप चले जाएं, फैसला तो आपने पहले कर दिया। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से अदालतें भी खामोश हैं, और ये नून लीग दोबारा अदालत में गई नहीं है, क्योंकि ये तो सारा केस ही गलत चला। आप कोई भी केस कर लें, फैसला सुनाएं, अपील का हक दूसरी साइड को है, आप कैसे उसको वहीं बैठे बैठे ज्यादा, और फिर इतने फ्लॉज हैं। टिकट पहले ली हुई थी, तारीख की के फलां तारीख को सुबह जाना है, केस बाद में दायर हो रहा है, फैसला उसका अगले दिन हो रहा है। कैसे पता था शहबाज शरीफ को कि यह फैसला उसी के हक में होगा?
तो ये बड़ा मैं समझता हूं कि अफसोसनाक है ये सारा खेल जो Rightly हुआ said, है। जनरल साहब, मैं आगे बढ़ते हुए इससे शर्मिंदगी हुई है, अदालतों का एतमाद खराब हुआ है बाहर से। मैं बार बार सोचता हूं डेनियल पर्ल के केस का, अमेरिकन क्यों आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि उसको सजा मौत दिलवाएं उमर सईद को? इसी वजह से कि वो कहते हैं आपकी अदालतें हैं, ये आपकी जेब में जो जी चाहे करा लें। हम कह नहीं सकते उनको कि ये पॉइंट आ गया। मैं आगे बढ़ते हुए जरा मैं क्विकली राय ले पाऊंगा। मैं बेग साहब से जान लूं, बेग साहब आप भी देखते हैं कि मसला फैसले में है या किसी और तरफ है? देखिए अरसलान, जनरल साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। बेसिकली अदालतों को इन्फ्लुएंस कौन करता है, जजों को इन्फ्लुएंस कौन करता है, जजों से अपनी मनपसंद फैसले कौन करवाता है? अगर आप 4 फैसले अपने मन के करवा लेंगे तो 1-2 फैसले वो अपनी मर्जी से भी कर देते हैं। तो बेसिकली जुडिशरी में जो रिफॉर्म्स आनी चाहिए थी वो तो नहीं आई। अब जहां तक शहबाज शरीफ साहब का तल्लुक है, नेचुरली यहाँ तो इंसाफ पावरफुल लोगों को और अमीर लोगों को मिलता है, गरीब को तो मिलता नहीं है। गरीब का तो केस ही नहीं लगता। तो जहां तक उनको परमिशन मिली, कैसे मिली? एक फैसला कोर्ट ने किया, कुछ फैसले कोर्ट से बाहर भी हुए और नेचुरली ये किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत ही बाहर जा रहे थे। और अगर किसी को ईसीएल से निकालना हो, मैं आज आपको बता रहा हूं कि यही गवर्नमेंट बगैर कैबिनेट अप्रूवल 4-4, 5-5 महीने की परमिशन दे रही है इंटीरियर मिनिस्ट्री, बिकॉज ऊपर से फोन आता है। तो आप ये मत किए कि उन्होंने गलत किया, ये तो सारा का मसला ही गलत है। और खान साहब को 2.5 साल हो गए, इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए लाया गया था ना। ये तो नहीं था कि आप फोन करें तो परमिशन ईसीएल से 1 घंटे में 4 महीने की मिल जाए। और अगर उसको कोर्ट से मिली है, जैसे भी मिली है, मैं ये फवाद चौधरी साहब अभी फरमा रहे हैं हमने हुकूमत हासिल कर ली लेकिन निजाम के खिलाफ जंग जारी है। ये अभी 2.5 साल बाद भी जारी है। मैं जरा इसी पर कमेंट आगे बढ़ते हुए मैं बेग साहब इसी पर मैं इम्तियाज गुल साहब से जरा कमेंट है क्या मैं ले लूं। जी गुल साहब, अभी सर निज़ाम के खिलाफ जो जंग है वो इस हुकूमत की जारी है। अभी सिर्फ उन्होंने हुकूमत हासिल की है, यानी कि 8-9 साल अभी मजीद इनको चाहिए, फिर हम सवाल करेंगे। अभी हम सवाल भी करने की पोजीशन में नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल सही है। आपने 10 साल क्या बल्कि हो सकता है 15 साल चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पे ताने बाने जिस तरह जुड़े हुए हैं। बेग साहब ने तो कह दिया, मुस्कुरा भी रहे हैं खुद, कि इन्होंने जुडिशरी को नहीं ठीक कर सके। जुडिशरी क्या, मैं कहता हूँ एक वकील का आप लाइसेंस कैंसिल करवा के देख लें, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, क्या आप करवा सकते हैं? तो इतना आसान नहीं है। यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी भारी भारी फीसों पे तमाम बड़े घराने जो हमारे माशाल्लाह हुक्मरान रहे हैं, वो वकील इतना बड़ा आता है, जज उसको सामने देख के वैसे ही उसके दम निकल जाता है। तो इसमें आसानी से होने वाला नहीं है। ये बहुत सारे सब लोगों को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे उनका ताल्लुक, चाहे कोई जज है, कोई जर्नल है, कोई जर्नलिस्ट है, सब के अपने अपने खाते हैं। दे हैव स्केलेटन्स इन देयर कबर्ड्स। इस वजह से ये सिस्टम इस तरह नहीं तो दुनिया में कहाँ होता है। भले उसके खिलाफ शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस ये गलत हों, लेकिन दुनिया में कहाँ होता है कि मुलजिम जो है वो टिकट ला के दिखा रहा है अदालत को कि मैंने कल बुकिंग कराई हुई है, लिहाजा आप मुझे जमानत दें। किस मुल्क में ये हुआ है? हालांकि इस वक्त ये जो बता रहे, जिस केस की बात हो रही थी, उसमें तो सारी ट्रांजैक्शंस मेरे ख्याल है डॉक्यूमेंट हुई हैं। तो हमें थोड़ा सा एक इंसाफ के साथ बात करनी चाहिए कि ये सिस्टम जो है इस वक्त इफ्तिखार चौधरी का लाया हुआ अदालती निज़ाम है, उसको अब तक तमाम जज उसको कह रहे हैं कि ये हमारे फौजी हैं, हमारे सिपाही हैं, ये जितने भी वकील हैं। और इसमें जो बाबू हैं हमारे, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो भी माशाल्लाह ऐसे ऐसे फैसले करते हैं, ऐसे ऐसे फंसाया हुआ है उन्होंने गोरख धंधों में इस वज़ीर आज़म को, कि वो मुझे लगता है कुछ अरसे के बाद कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ही ना बिगड़ जाए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मेरे इंतहाई रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।